गुड मॉर्निंग बच्चों। क्रैश कोर्स की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी व बामर श्रेणी के तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना करो। तो ये बच्चों ऊर्जा स्तर आरेख मैंने बनाया हुआ है। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसके अंदर परमाणु सामान्य अवस्था में होता है, और अगर उसको हम बाह्य स्रोत से एनर्जी दे दें तो वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जहां वो रहता है 10⁻⁸ सेकंड तक। इसके बाद जो एनर्जी उसने गेन की हुई है उसको रेडिएट करते हुए वापस अपनी सामान्य अवस्था में लौट आता है। तो अगर परमाणु n बराबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन से n बराबर 1 में आता है तो कौन सी श्रेणी मिलती है? लाइमन श्रेणी, है ना। और अगर वो n बराबर 2 में आता है, ऊपर से कहीं से भी n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में आता है तो बामर श्रेणी मिलती है। 3 में आता है तो पाश्चन श्रेणी मिलती है। 4 में आता है ब्रैकेट श्रेणी मिलती है, और 5 में आता है तो फुंड श्रेणी। तो अगर हम हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम लें तो उसमें हमारे को 5 श्रेणी मिलती है: लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो इनकी सीक्वेंस आपको याद रहनी चाहिए। जो लाइमन श्रेणी है ये पड़ती है पैराबैग्नी रीजन के अंदर, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर आती है। जो बामर श्रेणी है ये पड़ती है दृश्य भाग में, और पाश्चन श्रेणी आती है अवरक्त में। ब्रैकेट श्रेणी आती है, ये भी अवरक्त में आती है, और फुंड श्रेणी ये भी अवरक्त में आती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है, या बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है। तो ये दोनों जो श्रेणी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, है ना। तो ये याद रखिए कि अगर n बराबर 1 में आता है तो लाइमन श्रेणी होती है, n बराबर 2 में आता है तो बामर श्रेणी होती है। ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ के लिए हमें जो है तरंगदैर्घ्य का फार्मूला निकालना है, लाइमन के लिए और बामर के लिए। तो कैसे करते हैं? तो एग्जाम में अगर लाइमन आती है तो लाइमन लिखनी है आपको, और बामर आती है तो बामर लिखना है ना। ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं लाइमन श्रेणी। तो जब परमाणु nवें ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में आता है तो लाइमन श्रेणी की उत्पत्ति होती है। जब परमाणु nवें ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 ऊर्जा स्तर में लौटता है बोर के अनुसार nवें ऊर्जा स्तर में की ऊर्जा। तो ये होती है
ई एन बराबर माइनस के आर एस सी अपॉन एन स्क्वायर। तो एनवे ऊर्जा स्तर की एनर्जी तो इतनी हो गई। प्रथम ऊर्जा स्तर की एनर्जी हो गई माइनस के आर एस सी अपॉन वन स्क्वायर। तो जब वो nवें ऊर्जा स्तर से n बराबर एक ऊर्जा स्तर में लौटता है तो जो एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी वो रेडिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है माइनस के आर एस सी अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर एस सी अपॉन वन स्क्वायर। डेल्टा ई है, जो परमाणु है वो प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। प्रकाश का मतलब फोटॉन। तो इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा ये एस सी अपॉन लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वन अपॉन लैम्डा बराबर हो गया आर वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ एन बराबर 2, 3, 4 एंड सो, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा लाइमन श्रेणी के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मान लिया हमें बामर के लिए लिखना है, ये तो हो गया हमारा लाइमन के लिए। बामर श्रेणी के लिए हम क्या करेंगे, ये सब मैंने जो है आपको पीडीएफ में जो नोट्स हैं वो मैंने आपको भेज दिए थे, है ना। इसको समझ लीजिए कैसे करते हैं। जब परमाणु nवें ऊर्जा स्तर से n बराबर 2, बामर के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, nवें ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में लौटता है तो बामर श्रेणी मिलती है। बोहर के अनुसार nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा En बराबर इतनी, और द्वितीय ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हो गई तो परमाणु द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है ना, एक की जगह 2 आ जाएगा, और n बराबर हो गया 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया बामर के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों आसान है। अगर n बराबर 1 में आता है तो लाइमन श्रेणी होती है, n बराबर 2 में आता है बामर श्रेणी होती है, n बराबर 3 में पाश्चान, 4 में ब्रैकेट और 5 में फोंड। तो आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लाइमन पूछा जाता है या बामर पूछा जाता है ना। तो दोनों एक से है। एग्जाम के लिए इसको तैयार कर लीजिए। ओके, दूसरा क्वेश्चन है परमाणु संरचना के लिए रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल को स्पष्ट करो। तो ये मैंने भेज दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आपको नोट्स में मैंने भेज दिया था। क्वेश्चन थर्ड है परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र की स्थापना करो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो डेरिवेशन है ये आपकी जो है आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट।
तो ये नहीं है कि आपने उसको एक बार कर लिया, दैट्स ऑल। एक बार करना है उसको, फिर रिवाइज करना है ना। चलिए ठीक। इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र। ये नहीं है बच्चों की एक बार कर लिया तो काम खत्म हो गया, आपको प्रैक्टिस करनी है ना। आपको पता होना चाहिए किसी भी डेरिवेशन के अंदर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा रिजल्ट आना है। तो अगर त्रिज्या के लिए फॉर्मूला निकालना है तो कैसे करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के ऊपर चार्ज है प्लस के जेडी, और ये इलेक्ट्रॉन जो आर त्रिज्या के ऑर्बिट में घूम रहा है ना। तो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगता है 4πε0 जेडी ई अपॉन आर स्क्वायर। इतना आकर्षण बल हो गया, और इससे घूमने के लिए इसको आता है अभिकेंद्र बल mv² अपॉन आर, है ना। तो यहां से इसको स्टार्ट करना है। और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या आता है? r बराबर n² h² Im z e²। तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो मैंने बताया था कि डेरिवेशन के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कहां से स्टार्ट करते हैं और कहां उसको फाइनल करते हैं। तो r बराबर हो गया 1/4πε0 z² बराबर m ओल्ड mv² r बराबर हो गया 1/4πε0 z² अपॉन r। r तो यहां पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? एम आर से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, एम आर से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो m² v² r² 4πε0 z² इंटू एम आर, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब बोहर ने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। कोणीय संवेग J बराबर हो गया I ओमेगा। mr² ओमेगा बराबर v अपॉन r, है ना। स्क्वायर कर लो इसको, m² r² v² बराबर हो गया n² h² अपॉन 4π²। इसको और इसको बराबर रखिए।
तो 1/4πε0 z स्क्वायर इंटू mr n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो r बराबर हो गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकल आती है, ठीक है ना। अब यहाँ से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे को मिलते हैं। एक तो मिलता है r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी कक्षा की जो त्रिज्या है वो कक्ष क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होती है, और दूसरा r समानुपाती 1/z, यानी कक्षा की त्रिज्या जो है वो परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एग्जाम में इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है ये हमारे को करने आने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना करो। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर मैं रिवाइज कर देता हूं, है ना। ये मैंने इसको क्रैश कोर्स की जो ये बनाया है, इसको इसके अंदर भी डाला है। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र, है ना। तो नाभिक के ऊपर चार्ज होता है प्लस के जेडी, और ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तो इसकी जो है हमें एनर्जी निकालनी है। तो इस इलेक्ट्रॉन के और नाभिक के बीच में इतना तो वैद्युत आकर्षण बल हो गया, और इससे इसको अभिकेंद्र बल मिलेगा। r से r कैंसिल हो गया, mv स्क्वायर हो गया 1/4πε0 z स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, ये वैल्यू इसमें रखो 1/2 1/4πε0 z स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। करना ना चाहिए हमारे को, है ना। प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटाफट कैसे रिजल्ट आते हैं, इतनी हमारे को प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 जेड ई अपॉन आर। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना। तो इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा इतनी हो गई।
टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, इसका आधा। तो ये हो गया माइनस के 1/2 टोटल एनर्जी होती है स्थितिज ऊर्जा का आधा, है ना। तो इसको हम करेंगे टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी जमा पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये वैल्यू हम रखेंगे इसमें तो ये पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। तो ये हो गया माइनस के 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर अपॉन आर। और आर की वैल्यू अगर तुम ये डाल दोगे, आर बराबर होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड स्क्वायर। तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है ना। तो ये सब हमारे को करना आना चाहिए। 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जेड स्क्वायर, आर की वैल्यू रखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम जेड स्क्वायर ई स्क्वायर, है ना। आर की वैल्यू रख दी हमने एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर चला गया। तो इतनी उसकी जो है टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे को मिलते हैं। एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर, एक ही जेड ये रहा एक ये रहा, जो ऊर्जा होती है वो इसके समानुपाती होती है, और दूसरा ई समानुपाती होता है 1/n स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने निकाला था। तो यहां से ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे को मिलते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने आज के लेक्चर में ये आपको पढ़ाया है इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, ठीक है। जो ये लास्ट वाले चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों के वीक होते हैं, फिर वो एग्जाम में जब पेपर को देखते हैं तो वो सब मटेरियल उनके सिर के ऊपर को जाता है। तो ये बाद वाले जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे आपके तैयार होने चाहिए। क्वेश्चन 5 2017 में आया, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है n × h/2 पाई। तो पहले ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं, भूतल स्तर का मतलब है सबसे पहले वाला जो मैंने बनाया था, उसमें ऊर्जा स्तर आरेख में सबसे पहले वाला। तो n की जगह 1 रख दो, तो कोणीय संवेग कितना हो गया h/2 पाई। तो इसका आंसर हो गया बी। फिर ये 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। तो आयनन ऊर्जा का मतलब है ये हमारा ऊर्जा स्तर आरेख है ना। ऐसे ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। तो वो न्यूनतम ऊर्जा जिसको अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर से, और ये इसको लास्ट में कौन सी होती है अवस्था, आयनित ऊर्जा, आयनित अवस्था। तो जो परमाणु है वो यहां से यहां पे चला जाए, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल के ऊपर चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा, है ना। हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा तो ये होती है En बराबर माइनस के (RSc/n², है ना। ये तो जूल में होती है,
और अगर हम R की, H की और C की वैल्यू रख दें तो ये हो जाती है वैल्यू -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बोर के अनुसार nवें ऊर्जा स्तर की एनर्जी इतनी होती है ना। ये एनर्जी जूल में है, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। प्रथम ऊर्जा स्तर की एनर्जी होगी -13.6 बटे 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी परमाणु यहाँ पे है तो इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब अगर तुम चाहते हो कि ये परमाणु यहाँ से यहाँ पे चला जाए तो इसको इतनी एनर्जी हमें प्लस की देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है इसको हम आयनन ऊर्जा बोलते हैं। आयनन ऊर्जा का मतलब है -13.6 बटे 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी प्लस की। जितनी प्रथम ऊर्जा स्तर की एनर्जी है नेगेटिव, उतनी एनर्जी प्लस की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनन ऊर्जा। तो आयनन ऊर्जा हो गई प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। प्रथम ऊर्जा स्तर में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इस फार्मूले से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। तो अगर तुम ये चाहते हो कि परमाणु यहां से यहां पे चला जाए तो इसको इतनी एनर्जी हम प्लस की देंगे। ओके, गॉट इट। चलिए, और एक क्वेश्चन है, परमाणु की स्थायी कक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करो, है ना। तो रदरफोर्ड ने तो ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूमता हुआ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है परमाणु। बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है ना। एक बात तो ये बताई बोर ने। और दूसरा, स्थायी कक्षा का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तो इसमें दो पॉइंट हैं परमाणु की स्थायी कक्षा की विशेषताएं। पहली विशेषता तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, एक बात। दूसरा क्या है कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ठीक है, फिर इसमें उत्तेजन विभव, आयनन विभव, ये मैंने बता दिए थे। उत्तेजन विभव का मतलब है कि परमाणु उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए। यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो प्रथम उत्तेजन विभव, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है द्वितीय उत्तेजन विभव, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तृतीय उत्तेजन विभव, और यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो आयनन विभव। क्वेश्चन नंबर 10, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी मैंने बताया था कहाँ पड़ती है, पैराबैंगनी रीजन में। बामर श्रेणी कहाँ जाती है, दृश्य भाग में। और पाश्चन श्रेणी कहाँ जाती है, अवरक्त में। ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, समझे। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6। हाइड्रोजन के ये है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ई हीलियम बताना है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का 1, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 2, है ना। ये होता है 1s1 और ये होता है 2he4। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका 2। ओके, तो एनर्जी के साथ मैंने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ई समानुपाती जेड स्क्वायर। अभी मैंने डेरिवेशन किया था तो उसमें ये रिलेशन आई। तो ई हाइड्रोजन, ई हीलियम हो गया जेड हाइड्रोजन जेड हीलियम का स्क्वायर 13.6
वी हैव टू फाइंड आउट। और ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो हीलियम की एनर्जी हो गई 4 6 24 का 4, 4 3 12 और 2 14, 4 1 4 1 5, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। और ये है हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतनी है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन 11। और ये हो गया क्वेश्चन 12। N1 बराबर 1, R1 है तुम्हारी 0.5 एंगस्ट्रॉम, है ना। और तृतीय कक्षा में N2 बराबर 3, तो इसकी त्रिज्या बतानी है। तो R समानुपाती होता है N स्क्वायर। .1, N1 1, और ये हो गया 3 3 9। तो R2 बराबर हो गया 0.9 एंगस्ट्रॉम। तो इतनी त्रिज्या हो गई। गलत, 0.5 है ये, 0.5 एंगस्ट्रॉम। पहले की 0.5 है, तृतीय निकालनी है। तो 0.5, N1 1, 9 5 45, 4.5 एंगस्ट्रॉम। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जाने से पहले ये सीट आपकी तैयार होनी चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। मेहनत तो तुम्हारे को करनी है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस यूनिट का, यूनिट 12 का, यू कैन सेंड टू मी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। ओके, बाय, गुड डे।